कई बार इनके बीच में संबंध भी पूछ लेता है कि भाई बताओ संबंध क्या है। तो याद रखना, मैं संबंध बता देता हूँ कि 1 टेस्ला इक्वल टू, यानी 1 टेस्ला में कितना ड्रॉस होता है, कह देना 10 की पावर 4 ड्रॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रा को अगर सीजीएस मात्रा के साथ कंपैरिजन करना हो तो 1 टेस्ला इक्वल टू कितना ड्रॉस, 10 की पावर 4 ड्रॉस होता है। बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रा मैंने बताया, सीजीएस बताया, उनके भी संबंध बताया। कई बार संबंध उल्टा भी पूछा जाए, 1 ड्रॉस में कितना टेस्ला, तो कह देना 10 की पावर -4 टेस्ला। बहुत सीधा सा, एकदम आसान, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक रखने पर वह एक बल का बलाघूट अनुभव करता है। याद रखना, बस उसी क्षेत्र का नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र। मात्रा फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला आगे मिलेगा, मात्रा मैंने लिख दिया और इनके बीच में संबंध बताया। डायरेक्शन अगर बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में जब भी अंदर की ओर होगा उसे इनवर्ट बोला जाएगा, बाहर की ओर होगा तो बच्चों उसको आउटवर्ट बोला जाएगा, ठीक है। कई बार इस तरीके से फैला के कह देगा, देखो कह देगा इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र है मेरे पास, ढेर सारे क्रॉस बना देगा इस तरह से। तो जब भी ढेर सारे क्रॉस इस तरीके से बने हो तो इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा कहां की ओर है, तो कह देना चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इनवर्ड है, चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड है, ठीक है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है इस बार अभी रेलवे की परीक्षा में, जब ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, आपको पता है कितना खतरनाक पूछा गया था ये पॉइंट। ये तो बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है। मैं बताता हूं चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, बस आप सुनते रहिए स्टैटिक सब। देखो जैसे आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी, कहां से कहां निकलती हैं, धन प्लेट से निकलती है, ऋण प्लेट की ओर जाती है। सेम उसी तरीके से बच्चों हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जब भी आपसे कहा जाए कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, तो कह देना मान लीजिए सर मैंने ये मैग्नेट बनाया, ये मैंने चुंबक बनाया, और हर एक चुंबक में रखना एक नॉर्थ पोल होता है बच्चों, एक साउथ पोल होता है, इनको कभी अलग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं अलग कर सकते, ठीक है। तो बच्चों एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से ऐसे निकलती हैं, नॉर्थ पोल से हमेशा इस तरह से निकलेंगी, ऐसे ऐसे, और नॉर्थ पोल से निकलने के बाद इस तरीके से बताइए कहां जाएंगी, साउथ पोल में। लेकिन अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल भी जाती है, अंदर साउथ पोल से कहां की ओर जाती है, सर नॉर्थ पोल की ओर जाती है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो याद रखना, जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं आप मुझे बताइए कहां से निकलती हैं, तो कहना नॉर्थ से निकलती है, ऐसे करते हुए साउथ में जाती है और क्लोज कर्व बनाती है। कैसा बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। तो बच्चों क्लोज कर्व भी बन रहा है क्योंकि चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ है, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ है। तो कहीं पर ये खुली नहीं होती है, इस बात को याद रखना, हमेशा बंद होती है, क्लोज कर्व बनाती है। अब मैं परिभाषा पढ़ लेता हूं, डेफिनेशन क्या है बच्चों। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या है, तो कहना चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, ध्यान के साथ सुनना, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा बताइए किसकी दिशा बता देती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देती है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, तो यहां पर आप एक स्पर्श रेखा खींच, तो बच्चों जो स्पर्श रेखा खींची जाती है बस वही स्पर्श रेखा रखना चुंबकीय क्षेत्र की क्या बता देती है बच्चों, दिशा बता देती है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना हो बस उस पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, उस पॉइंट पे बताइए चुंबकीय क्षेत्र की क्या पता चल जाएगी दिशा। तो क्या परिभाषा हुई, एक बार और रिपीट कर दो सर। डेफिनेशन ये होती है मेरे भाई कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, द लाइन ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन व्हिच द टेंजेंट ड्रॉन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी बच्चों। बस इसी बात को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी बल रेखाओं को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इतनी बात सबको क्लियर। अब दूसरी बात सुनो, चुंबकीय बल रेखाएं ध्यान रखना, एक तो स्पर्श रेखा उसकी दिशा बताती है, लेकिन ध्यान रखना ये बल रेखाएं जहां बहुत पास होती हैं, जैसे कि यहां पर देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास है ना, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास होती है हमेशा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा कहां होती है, कह देना ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। भाई नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास होती हैं। तो जब भी चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास होंगी, याद रखना वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। अच्छा जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर है, जैसे कि यहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर है, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर होंगी सर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम कहां पर होता है, कह देना ध्रुवों के पास। बताइए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब इसका और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल बनाती जाती हैं और ऐसे क्लोज कर्व बनाती हैं, कहा। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को मैं क्लियर करने वाला हूं भाई कि चुंबकीय बल रेखाओं में कौन-कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर मैं प्रमुख गुण की बात करता हूं कि चुंबकीय बल रेखा के प्रमुख गुण कौन-कौन से, तो सबसे पहला जो गुण होता है चुंबकीय बल रेखाओं का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो ये होता है कि यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर बताइए कहां जाती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और एक बंद वक्र बनाती है ना। देखो ये लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं लिख पाइए, बात समझो थोड़ा सा मेरी भी, क्योंकि अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखता तो इतना सारा भर जाता, फिर आपको नहीं समझ में आता। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं ज्यादातर जगह इंग्लिश को यूज कर लेता हूं, ऐसा नहीं आप यहां देखिए, लेकिन जहां पर इंग्लिश यूज नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अपने मन से भी समझ लीजिए, है ना। जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां जाती है, दक्षिणी ध्रुव में जाती है, इसकी बना लीजिए इंग्लिश का, और एक बंद कर्व बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती। हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट करने लगे, जैसे कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये किसी बिंदु पर एक दूसरे को कट करने लगे ना, तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच जाएगी, और दो स्पर्श रेखा खींच जाने का मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र के दो मान किसी एक बिंदु पर पॉसिबल नहीं है ना। तो ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, अगर कोई पूछे क्यों, तो कहना इसलिए क्योंकि अगर किसी बिंदु पर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं आ जाएगी, जो कि पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा देखिए ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है क्योंकि यहां पर बल रेखाएं सघन होती हैं। बहुत बढ़िया बात, मैंने अभी यही बात आपको क्लियर कराई कि पूरे के पूरे क्षेत्र में देखिए, पूरे के पूरे क्षेत्र में देखिए चुंबकीय बल रेखाएं सबसे पास कहां है, कहना चुंबकीय बल रेखाएं सबसे पास ध्रुवों के पास है। ये देखो, तो किसी चुंबक की बात कर दी जाए तो याद रखना चुंबक के पास सबसे ज्यादा नजदीक बल रेखाएं जो होती हैं वो ध्रुवों के पास होती हैं। सर सबसे नजदीक बल रेखाएं ध्रुवों के पास होती है, इसीलिए आप कह सकते हो कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है। तो वही पॉइंट इन्होंने लिखा कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है क्योंकि यहां पर बल रेखाएं सघन होती हैं। तो जहां पर बल रेखाएं बच्चों सघन होगी सर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। जैसे कि मैं मान लीजिए इस तरीके से ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींच दे रहा हूं, सर मैंने यहां पर ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं खींची, ये देखिए मैंने चुंबकीय बल रेखाएं खींची,
है ना। मैं एरो भी लगा देता हूं, मान लीजिए इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है ऐसे ऐसे, और मैं अगर आपको यहां दो सेक्शन बना दूं, एक सेक्शन ये बना दिया जाए, एक सेक्शन ये बना दिया जाए, तो बताइए कहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, या कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, बताओ। तो कहना जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक है, देखो चुंबकीय बल रेखाएं इसमें ही तो नजदीक है, याले सेक्शन में नजदीक है, इसलिए B2 का मान ज्यादा होगा, B1 हमारा कम होगा, ठीक है। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास-पास होती है सर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, ठीक। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट सुनिए, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है उस बिंदु को उदासीन कहते हैं। मतलब कोई भी अगर एक ऐसा बिंदु आ जाए, कोई भी एक ऐसा बिंदु आ जाए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए, अब ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं होना, या फिर है तो उनका परिणामी 0 है। तो जहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी नेट चुंबकीय क्षेत्र हमारा 0 होता है मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना उसे किसी बिंदु, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं, मतलब उसे बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट इन विच मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है सर उसी को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के नाम जानते हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, उसको भी सुनिए कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो सकती है, बहुत ध्यान से सुनना सर, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार हो सकती हैं सर, चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कन्वर्जेंट हो सकती हैं, कन्वर्जेंट का मतलब पास-पास आती हुई हो सकती है, और बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं जो है सर वो डाइवर्जेंट हो सकती है। ये सारे के सारे शेप हमारी चुंबकीय बल रेखाओं के हो सकते हैं, है ना। समांतर भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है, और बच्चों डाइवर्जेंट भी हो सकती है। मैं आगे चलते धीरे-धीरे आप समझोगे कि कहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी है। जैसे कि आप कुछ चीजें तो यही समझ लो, यहां से देखिए ऐसे दूर-दूर जा रही हैं, तो यहां पर अगर नॉर्थ पोल में देखा जाए, ये नॉर्थ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं देखो ऐसे दूर-दूर जा रही है ऐसे, तो नॉर्थ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं, तो कहना नॉर्थ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं दूर-दूर जा रही है, देखो दूर-दूर जा रही है ना। साउथ पोल में पास-पास आ रही है, तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी है बच्चों, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। बताइए, तो नॉर्थ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं डाइवर्जेंट है, साउथ पोल में कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात करते हैं तो बच्चों चुंबक के अंदर ना ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाकर ऐसे जाती हैं ऐसे ऐसे, तो ध्यान रखना चुंबक के अंदर हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है बच्चों, समांतर होती है। चुंबक के अंदर हमेशा ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है सर, समांतर होती है। बोलो तो कहां डाइवर्जेंट है, कहां कन्वर्जेंट है और कहां पर समांतर है, ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए, इस पर किसी तरह का कोई डाउट मत रखिएगा। तो मैंने अभी ये बात आपको बताई कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हो सकती हैं सर, समांतर हो सकती हैं, कन्वर्जेंट हो सकती हैं, डाइवर्जेंट हो सकती हैं, और बच्चों वृत्ताकार भी हो सकती है। अब धीरे-धीरे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, वो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर कर दूंगा वृत्ताकार कैसी होती है ना। अब थोड़ा सा कुछ और पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी बात चल रही थी सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय बल रेखाओं की, तो चुंबकीय बल रेखाएं तो हमने समझ लिया। इसके बाद हमें ये भी तो समझना है कि भाई चुंबकीय बल रेखाओं के अनुसार जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के अनुसार दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं बच्चों, एक को बोला जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखना इसे बोला जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगला सब होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है असमान चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखना इसे बोला जाता है असमान चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सर असमान चुंबकीय क्षेत्र, दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। बच्चों यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है थोड़ा समझना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर ऐसी हैं कुछ, पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चौथी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पांचवी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो अगर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से आपस में पैरेलल है, सभी के बीच में बराबर गैप है, सभी के बीच बराबर गैप है, तो याद रखना अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी हैं कि आपस में समांतर है, सभी के बीच में बराबर गैप है, यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, इस 1 वाले सेक्शन पे चुंबकीय क्षेत्र और 2 वाले सेक्शन पे चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का मान बराबर होना है। ओके, तो जब भी चुंबकीय बल रेखाएं आपस में समांतर होती है ना, देखो आपस में कैसे होती है समांतर, तो याद रखना उसे बोलते हैं हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात 1 सेक्शन और 2 सेक्शन पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बराबर है 1 और 2 सेक्शन पे, मान और दिशा दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए मैं वेक्टर भी लगा दिया। तो ऐसे ऐसे कह सकते हो क्षेत्र को हम बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल पता क्या होता है जो ये मिलती है, तो कहते हैं ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी समांतर चुंबकीय बल रेखाएं, सर ये हमेशा कहां मिलती है, तो कहना ये हमेशा मिलती है चुंबक के अंदर। एक तो मिलती है चुंबक के अंदर, ध्यान रखना चुंबक के अंदर मिलती है, और दूसरा ध्यान रखना परिनालिका के अंदर भी मिलती है, परिनालिका के अंदर, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ओके, तो इनसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द मैग्नेट इनसाइड द सोलेनॉइड, सर वहां पर मिलता है हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अगला नंबर आता है बच्चों असमान मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जाकर सर ऐसे जाकर इस तरीके से कुछ है ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ना समांतर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय बल रेखाएं समांतर नहीं है, कहीं पर बहुत पास है तो कहीं पर बहुत ज्यादा दूर है, समझ रहे हैं ना। तो बच्चों इन दोनों जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बराबर नहीं होगा। मानी बात है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं पास-पास होती है, तो सर वहां पर हमेशा जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, तो B1 ज्यादा हो रहा है इस बार और B2 हमारा कम। तो सर इसी को बोला जाता है असमान चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, यानी दिशा भी बदल जाए अलग अलग बिंदुओं पर, और अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बदल जाए, तो जब अलग अलग बिंदुओं पर दिशा भी बदल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बदल जाता है, सर दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये कहां पर मिलती है, तो ये हमेशा मिलती है हमें चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, और दूसरा लिखा जाएगा परिनालिका के बाहर, है ना। तो चुंबक के बाहर हो गया, परिनालिका के बाहर हो गया, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों जगह पर हमें क्या मिलता है सर, इन दोनों जगह पर मिलता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब इसके बाद एक अगली हेडिंग आ जाती है हम लोग। बच्चों एक और छोटी सी हेडिंग है, वो भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी, चलो मैं यहाँ ही बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, आगे बताऊंगा। पहले ये समझते हैं, पहले वाली हेडिंग समझते हैं बच्चों। इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स एक्चुअली में है क्या, मैं आपको पूछूं क्या है चुंबकीय फ्लक्स। तो कहना चुंबकीय फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि इसी हेडिंग के बाद आपको इंडक्शन समझ में आता है, चुंबकीय प्रेरण समझ में आता है। हाँ, तो बच्चों अगर मैं कहूं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो कहना कि मान लीजिए सर मेरे पास इस तरीके से ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। सर मेरे पास इस तरीके से ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं, मैंने ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं खींच दी। सर ये कौन सी बल रेखाएं हैं, सर ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं। ध्यान से सुनना एकदम कैरेक्ट साहब, ये सब चुंबकीय बल रेखाएं। और आपको पता है कि अगर ये बल रेखाएं लेफ्ट से राइट जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ तुम्हारा नॉर्थ पोल होगा और यहाँ तुम्हारा साउथ पोल होगा। ओके,
फिर मैंने कहा कि अगर इस चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में मैंने कोई प्लेन रख दिया, मान लीजिए मैंने ये प्लेन रख दिया, ठीक है, ये कोई तल रख दिया प्लेन, तो बच्चों अगर मैंने ये प्लेन रख दिया ना प्लेन, तो इस प्लेन के अंदर से, इस एरिया के अंदर से जितनी बल रेखाएं जा रही हैं बस उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को ही क्या नाम से जाना जाता है, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। थोड़ा डायग्राम को गौर से देखिए, तो इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, तो कहते हैं 1 2 3। भाई इस तल से, इस एरिया से, इस एरिया के अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो कहते हैं सर 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो बस यही 3 ही हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को सर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, है ना। और अगर कोई पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स फाई का बताइए फॉर्मूला क्या है, तो कह देना फाई का फॉर्मूला होता है B.A, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और एरिया का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा। ओके, मैं फिर से बता दूं, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किससे शो करते हैं, कह देना ये सर शो किया जाता है फाई से। फाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र B एरिया A इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट B.A। अच्छा B.A है मेरे भाई, तो क्या हम लोग इसको अगर डॉट प्रोडक्ट हटा दें तो बीच में BA cos थीटा भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई वो हो जाता है तुम्हारा BA cos थीटा, ठीक है। अच्छा कोई पूछे थीटा क्या है, तो कह देना थीटा सर क्या है। देखो मैं थोड़ा एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि आप लोगों को ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को थोड़ा सा तिरछा करके दिखा देता हूं। अगर ये प्लेन ऐसे तिरछा रखा होगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे रखा होगा, ऐसे तिरछा नहीं अभी तिरछा, ऐसे तिरछा, तो अगर ये तिरछा रखा होता मेरे भाई तो होता क्या कि इस प्लेन की एक्सिस, सर इस प्लेन की एक्सिस ये हो जाती है ऐसे, बताइए हो जाती, तो प्लेन की एक्सिस ये रही और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रही, इन दोनों के बीच एंगल थीटा होता है ना। तो एरिया की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा होता है। पूछा जाए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ एरिया, इनके बीच एंगल हमारा थीटा होता है। हाँ, अगर ये एकदम परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसे हटा कर देते तो ये थीटा 0 भी हो जाता है ना, याद रखिएगा। तो थीटा समझ में आ गया। अब दूसरी बात सुनो सर, फाई कैसी राशि होती है, तो ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होता है और चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। अब फाई का मात्रक वेबर है, तो बच्चों यहीं से बी का अन्य मात्रक भी बन जाता है। सर एरिया को नीचे ले आइए तो बी का अन्य मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक अन्य मात्रक दिया जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चुंबकीय फ्लक्स क्या है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी तल को किसी चुंबकीय क्षेत्र रख देते हैं, जैसे कि ये तल को चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, तो इस चुंबकीय क्षेत्र से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी सर बस उसकी संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बट ये संख्या आप निकाल नहीं सकते, गिन नहीं सकते। मैंने तो अभी 3 बल रेखाएं दिखा दी, तुमने फटाक से गिन ली। बच्चों बल रेखाएं अदृश्य होती हैं तो मैंने दिखाई दे रही, तो कैसे गिनोगे, तो गिनना बिनना नहीं होता है। एक्चुअली में हमें फॉर्मूला लगाना होता है, फाई बराबर BA cos थीटा, आंसर आ जाएगा। ये सब अदृश्य रेखाएं होती हैं। आपको मैं ऐसे चुम्बक दे दूं, तुमसे पूछूं बताओ दिखाई दे रही है चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो देख लो क्या सब मान हो गया नहीं ना। तो फाई बराबर BA cos थीटा, बस आपको मात्रक याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं, देखो एक चीज पूछी जाती है कि भाई चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। कई बार आपको ये चीज किताबों में मिलेगी, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी मिलेगी। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, दूसरा होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, जिसको आप चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि भाई चुंबकीय फ्लक्स क्या है और दूसरा लिखा हुआ है चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा फाई होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो कह देना चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी हमारा एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि B है, जो कि B है। इस बात को याद रखिए, ओके। तो आई थिंक आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चल गया होगा कि ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स है क्या, और इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली में। अभी आगे चल के जब आप इंडक्शन पढ़ोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ ली, सब चीज पढ़ ली। अभी लेकिन एक चीज और बची हुई है, वो चीज मुझे आपको बतानी पड़ेगी, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड ली है। इसमें आप थोड़ा देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों। एक ध्यान रखना, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, एक होता है तुम्हारा स्थायी चुंबक, एक होता है तुम्हारा स्थायी चुंबक। इसके बारे में अंतर पूछ लेते हैं ना कई बार। एक होता है स्थायी चुंबक और बच्चों एक होता है तुम्हारा विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है विद्युत चुंबक, ठीक है। स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट और विद्युत चुंबक मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और बच्चों दूसरा होता है तुम्हारा विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान रखना, दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। अब परमानेंट मैग्नेट क्या है पहले उसे समझो। जैसे कि मैं आपके सामने बार बार इस तरीके से कोई मैग्नेट बना देता हूं, तो इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो बच्चों यही तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट की खास बात क्या है, परमानेंट मैग्नेट की खास बात यह है कि इसके जो पोल है वो कभी इंटरचेंज नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते। पोल कैन नेवर इंटरचेंज, पोल कभी भी बदल नहीं कर सकते, कैन नेवर इंटरचेंज, कभी भी नहीं बदल सकते। अब बताओ, या कभी इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बदल सकते हो, कभी जीवन नहीं बदल सकते, ठीक है। तो पोल कैन नेवर इंटरचेंज, पोल कभी भी नहीं बदला जा सकता, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी चीज सुनो, अगर तुम्हारे पास परमानेंट मैग्नेट है तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या आप बोलिए इसका जो मैग्नेटिज्म है वो कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिज्म विल बी कांस्टेंट, ओके। आप एक तो इसके पोल नहीं इंटरचेंज कर सकते और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा नियर रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भाई साहब, है स्थायी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, यानी विद्युत चुंबक क्या होता है। तो कहना विद्युत चुंबक में क्या होता है, इस तरीके से मेरे पास परिनालिका होती है, इस तरह से क्या होता है बच्चों, परिनालिका होती है। तो बच्चों अगर मैं इस परिनालिका में अपनी तरफ से कोई धारा बहा दूं, मान लीजिए मैंने इस परिनालिका में ऐसे धारा बहा दी, तो धारा ऐसे बहते 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 फाइनली यहां तक पहुंचेगी। मैं अभी आपको बस ये बता दे रहा हूं कि जब किसी परिनालिका में यानी स्प्रिंग में हम लोग धारा बहाते हैं, धारा फ्लो करते हैं, तो इसका एक सिरा बन जाता है बच्चों नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा बन जाता है साउथ पोल। एक सिरा बन जाता है नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा बन जाता है साउथ पोल। तो बच्चों जब भी कभी किसी भी परिनालिका में धारा फ्लो आते हैं तो इसका एक सिरा नॉर्थ पोल दूसरा सिरा साउथ पोल बन जाता है। दैट मींस सर ये भी एक चुंबक बन गया, इसी चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर धारा की दिशा ऐसे तो ये नॉर्थ ये साउथ, अब धारा की दिशा उल्टा कर दीजिए, यहां से बहा दीजिए तो उल्टा बहाएंगे तो साउथ और नॉर्थ चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो इसका पहला पॉइंट हो जाता है, इसका पहला पॉइंट हो जाता है पोल कैन इंटरचेंज, पोल मे बी इंटरचेंज, है ना, मे बी इंटरचेंज मतलब जो पोल है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो बताइए पोल हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चों, इंटरचेंज हो जाएंगे, बहुत आसान है। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आपने इसके अंदर कोई चुंबक रख दिया, अपनी तरफ से कोई मैग्नेट रख दिया,
तो इसकी मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है। या फिर ये जो करंट आई बह रही थी, इस करंट आई का मान तुमने बढ़ा दिया, पहले 2 एम्पीयर बह रही थी फिर 10 एम्पीयर कर दिया, तब भी इसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म विल बी कांस्टेंट, और यहां लिखा जाएगा सर इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म विल बी चेंज, कैन बी चेंज, विल बी चेंज नहीं, कैन बी चेंज, मतलब जो हमारा कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसका जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो सर बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? अगर आपने बीच में देखो सर, बीच में अगर आपने चुंबक रख दिया तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, समझो, धारा का मान बढ़ा दिया मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। ऐसे ढेर सारे पॉइंट है जिसके बाद हम इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन स्थायी चुंबक में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसके पोल कभी चेंज नहीं होंगे, उसमें डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, करंट भी पोल चेंज हो जाएंगे। बताइए, बात सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो मैंने वाला चैप्टर की शुरुआत कर दी है बच्चों। अभी तक हम लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लिया, स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक पढ़ लिया। अब ये डीसी, एसी, करंट, ये सब क्या होती है हम लोग इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म का अभी पहला लेक्चर फिनिश हो चुका है, पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है कि आपने देखा अभी ग्रुप डी की जब परीक्षाएं हुई थी तो 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे थे, और बच्चों हर सेट में 4 से 5 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के थे, और एकदम धांसू क्वेश्चन, एकदम धांसू क्वेश्चन। इसलिए हम लोगों को किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार उन्होंने मैग्नेटिज्म पूछ लिया, अगली बार दूसरा चैप्टर पूछ ले, है कि नहीं? तो मतलब ये नहीं कि एक बार मैग्नेटिज्म पूछा तो मैग्नेटिज्म के पीछे पड़ जाए। हमारा